नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं 9 नवंबर के करंट अफेयर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और आज का वीडियो अगेन सभी के लिए अवेलेबल होगा यूट्यूब पर। मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर ऑलरेडी दिवाली सेल जारी है 17 नवंबर तक। यहां पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। 50% फ्लैट डिस्काउंट है और अगर आप यूज करेंगे अंकित 10 यहां पर एक्स्ट्रा आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे कोर्सेज, बाकी अन्य कई कोर्सेज, इकोनॉमी के कोर्सेज सभी आपको स्टडी आईक्यू ऐप पर अवेलेबल हैं, वहां से आप देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर ये जो आपका कोर्स है डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स, यहां पर हम 10 क्वेश्चंस के डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 8 क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड होते हैं और 2 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या इस तरह की चीजों को हम डिस्कस करते हैं ताकि आपकी तैयारी स्टैटिक के साथ साथ जो करंट अफेयर्स है दोनों यहां पर अच्छे से होती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है कि रिसेंटली चरचपोरीज न्यूज में था, तो इससे रिलेटेड यहां पर आप बताइए कि इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या है। यहां पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है चरचपोरीज को। आई डोंट नो कि मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूं कि नहीं, बट क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा रिलेटेड टू चरचपोरीज। तो इसका जो राइट आंसर है, लेट मी टेल यू, ये होगा आपका ऑप्शन डी। जी हां, दे आर लो लाइंग फ्लोटिंग आइलैंड्स विथ फ्लड प्रोन रिवर बैंक्स। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो चर का अर्थ होता है फ्लोटिंग आइलैंड्स। आपने देखा होगा रिवर के ऊपर या कहीं पर भी जो फ्लोटिंग आइलैंड्स बने होते हैं, ठीक है, उसको चर कहा जाता है। बेसिकली ये बिलोंग करता है आसाम से, ठीक है, तो चर कहा जाता है। और इसके अलावा चपोरीज का अर्थ होता है लो लाइंग फ्लड प्रोन, मतलब कि एक रिवर है, सपोज यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर है और बीच में यहां पर एक फ्लोटिंग आइलैंड है, तो उस फ्लोटिंग आइलैंड को चर कहेंगे। और अगर उसका बेसिकली वहां पर क्या होता है कि जो पानी है, फ्लड है, उस आइलैंड के ऊपर अक्सर आता जाता है क्योंकि उसका जो कोस्ट है थोड़ा सा नीचे है और इसकी वजह से आसपास वहां पर बहुत ज्यादा फ्लड देखने को मिलता है उसके रिवर बैंक्स पे, तो इसीलिए उसको कहते हैं चरचपोरी। अब वहां पर जो लोग रह रहे हैं उस एरिया में, अब रिसेंटली यहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है मियां, ठीक है। बेसिकली वहां पर एक तरह से आप कह लीजिए कि जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं वो वहां पर आकर बसे थे और वहां पर आसपास लोकल लोगों के द्वारा लगातार उनको मियां नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो उनका जो रहन सहन है उसको लेकर आसाम के अंदर एक म्यूजियम बनाने की बात चल रही थी कि उनका किस तरह का पूरा कल्चर है, सब कुछ इसको लेकर एक म्यूजियम बनाया जाए जिसका नाम होगा मियां म्यूजियम। इसी को लेकर आसाम के अंदर विरोध चल रहा है कि ये म्यूजियम नहीं बनाया जाए। तो इस तरह के कन्फ्रंटेशन देखे जा रहे हैं। लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि चरचपोरीज ये एग्जैक्टली है क्या। तो आई होप कि यहां पर आपको चीजें पता चल गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहां पर अगेन पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। बेसिकली राजीव गांधी केस को लेकर पूरा मामला चल रहा है, तो यहां पर गवर्नर के पास कुछ पिटीशंस आए हैं। तो यहां पर क्या आप मुझे बता सकते हो, 3 स्टेटमेंट हैं पार्डनिंग पावर्स ऑफ गवर्नर से रिलेटेड, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी। जी हां, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखो पहला क्या बोल रहा है कि गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन। जी हां, यहां पर कोई भी पर्सन कन्विक्ट हो चुका है लॉ के थ्रू, तो यहां पर किसी भी पर्सन को एक तरह से आप कह सकते हो, चाहे कोई भी ऑफेंस हो, यहां पर जनरली कोई भी ऑफेंस, जब मैं कहता हूं एनी ऑफेंस मतलब जनरल ऑफेंसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उस केस में यहां पर उसको पार्डन किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। अब इसको गलत मत मान लेना क्योंकि आप में से कई लोग कहेंगे कि डेथ सेंटेंस को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है और इसीलिए मैंने सेकंड स्टेटमेंट पर यहां पर लिखा है कि गवर्नर कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। तो ये आपका भी, ये वाला भी सही हो जाएगा, पहला वाला भी सही हो जाएगा। तो क्या होता है, कई बार आप एग्जाम टाइम में कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा देते हो और आप सोचो कि पहला वाला तो करेक्ट हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर हम जनरल चीजों की बात करते हैं। जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो यहां पर जनरली चीजों को आपको देखना है जो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसमें बहुत ज्यादा अगर आप दिमाग लगा दोगे तो आप सोचोगे कि ये गलत हो जाएगा। जी नहीं, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। जी हाँ, यहां पर कोर्ट मार्शल के केस में अगर कोई, हमारे आर्मी के अंदर भी आपको पता है कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, तो उस समय अगर कोई सजा सुनाई जाती है तो वहां पर सिर्फ प्रेसिडेंट को अधिकार है, गवर्नर्स को अधिकार नहीं है। तो यहां पर लिखा है मैंने, गवर्नर हैज नो पावर इन रेस्पेक्ट टू पनिशमेंट बाय अ कोर्ट मार्शल। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से रूलिंग आया है किस चीज को लेकर। यहां पर क्या हुआ था कि जो राजीव गांधी के कन्विक्ट हैं,
तो उनका नाम है जी पेराविलम, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि इन्होंने पिटीशन डाला कि उनको माफ किया जाए तमिलनाडु गवर्नर के पास, और आपको पता है कि अभी इलेक्शन वगैरह आने वाला है अगले साल, इसको लेकर यहां पर कास्ट लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इनको रिलीज कर दिया जाए। तो यहां पर कुछ पिटीशन चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहकर कि अभी मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है राजीव गांधी के मामले में लार्जर कॉन्स्पिरेसी को लेकर, और जब तक यह चीज पूरा नहीं हो जाता तब तक तमिलनाडु गवर्नर को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, यहां पर अपना जो पावर है पार्डनिंग का वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि हम तमिलनाडु गवर्नर के ऊपर कोई भी जो है आपका प्रतिबंध नहीं लगा सकते, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो जैसे चाहे यहां पर अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज बेसिकली आपका चल रहा है, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा। इसके अलावा यहां पर पेरीवेलम ने, मैं आपको बता दूं, 2015 में यहां पर पार्डन के लिए एक तरह से अपील की थी गवर्नर के पास, और यहां पर ये पूरा मामला इसीलिए अभी तक आगे बढ़ रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। यहां पर रिसेंटली आपने सुना होगा टीआरपी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी। पूरा अभी मुंबई पुलिस जो है पूरे चीज को खंगाल रही है, देख रही है जो भी है आपका। तो टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज, तो ये जो एजेंसीज होती हैं जो टीआरपी वगैरह निकालती हैं, इसको लेकर गाइडलाइंस बनाई जाए, एक उसको देकर एक रिव्यू किया जाए उनके गाइडलाइंस को। इसको लेकर यहां पर किस मिनिस्ट्री ने, कौन से सेंट्रल मिनिस्ट्री ने यहां पर 4 मेंबर की कमिटी गठित की है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए अब इसमें से क्या होगा कि कई लोग होम अफेयर्स, चलिए ये हटा देंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री हटा देंगे, लेकिन 2 में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी। जी हां, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इनके द्वारा, इनके अंडर यहां पर 4 मेंबर की कमिटी बनाई गई है ताकि वो देख सकें, एक नया लुक ले सकें कि जो ट्राई ने रिकमेंडेशन दिया है उस रिकमेंडेशन के हिसाब से जो नई टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट आ चुकी हैं उसके हिसाब से यहां पर जो अलग अलग नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं उन सभी को नजर में रखते हुए यहां पर और क्या क्या नए गाइडलाइंस लाए जा सकें ताकि जो पूरा टीआरपी का सिस्टम है वो बेहतर हो सके और जिस तरह की धांधली वगैरह देखने को मिलती है वो यहां पर रोका जा सके। इसीलिए यहां पर 4 मेंबर कमिटी गठित की गई है। लेट्स सी कि इनके द्वारा क्या गाइडलाइंस आता है, बट आई होप कि यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पर मैं आपको इनका नाम भी बता देता हूं, शशि शेखर वेम्पति जो कि सीईओ हैं प्रसार भारती के, इनकी अध्यक्षता में यह कमिटी गठित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है पूसा डीकंपोजर्स के बारे में, PUSA डीकंपोजर्स, क्या आपने इसके बारे में सुना है? रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है इससे रिलेटेड, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा पूसा डीकंपोजर से रिलेटेड? तो इसका जो राइट आंसर, अगर आपने न्यूज़पेपर में कहीं पर भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही होगा। देखिए आपको पता है पोल्यूशन को लेकर लगातार बहुत सारे दिक्कत चल रहे हैं, स्पेशली दिल्ली के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं और यहां पर मेन जो बात कहा जाता है वो है आपका स्टबल बर्निंग का, मतलब ऐसा बोला जाता है। ऑल्दो यहां पर कई सारे स्टडीज आए हैं जिनका यह भी मानना है कि जो धूल मिट्टी होती है, कई सारे और कारण होते हैं, सिर्फ स्टबल बर्निंग यहां पर कारण नहीं है। स्टबल बर्निंग भी एक कारण हो सकता है लेकिन और भी कई सारे इसके कारण हैं। तो यहां पर स्टबल को किस तरह से हम डीकंपोज कर सकें, इसके लिए हमें नए नए टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता है। तो यहां पर रिसेंटली क्या हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, यहां पर उन्होंने बताया कि हमने जो रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया है पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, पूसा डीकंपोजर पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि क्या हम जो स्टबल्स हैं उसको रोक सकते हैं, वहां पर उसको डीकंपोज कर सकते हैं। तो इसमें हमें सक्सेस हासिल हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा रिलेटेड टू पूसा डिकंपोजर। अब यहां पर ये जो डीकंपोजर है, अब डीकंपोजर का अर्थ क्या होता है? बेसिकली कोई भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है बेसिकली आप उसको डीकंपोज कर सको, आप उसको निपटा सको, यहां पर उसको आपको बर्न करने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि बर्न करेंगे तो यहां पर वो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो यहां पर डीकंपोज के लिए ये पूसा डीकंपोजर काम में आ सकता है। तो इसके अंदर यहां पर क्या होता है कि फंगाई होते हैं, तो इसमें 55 फंगाई नहीं होंगे दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। यहां पर बताया जाता है कि जस्ट 7 फंगाई इसके अंदर हैं, इस पूसा डीकंपोजर के अंदर 7 फंगाई हैं दैट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स, इनके द्वारा एंजाइम्स प्रोड्यूस किया जाता है जिसकी वजह से जो पैडी स्ट्रॉ है वो यहां पर एक तरह से डीकंपोज हो जाएगा। ठीक है, अब सोच के देखिए डीकंपोज होने से क्या मिलेगा आपको? मैन्योर मिलेगा, जो कि किसान क्या कर सकता है उसको वापस से जो फील्ड है उसमें यूज कर सकता है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इसके मदद से यहां पर जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये एक फायदा होगा आपका। तो दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों यहां पर, सॉरी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 55 फंगाई नहीं है, 7 फंगाई होंगे यहां पर, और दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है
स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग यहां पर इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्मॉग का अर्थ क्या होता है। ये दो चीज से बना है, एक है आपका स्मोक और दूसरा है आपका फॉग। अब आप खुद सोचो फॉग कब होगा? फॉग होगा आपका विंटर में। तो यहां पर विंटर के समय अगर स्मोक निकल रहा है मतलब पोल्यूशन निकल रहा है तो ये आपका स्मॉग हो जाएगा। तो स्मॉग आपको कई प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, उसमें से एक और प्रकार होता है जिसको कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उससे रिलेटेड? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। देखो ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट reacts with oxides of nitrogen and at least one volatile organic compound in the atmosphere। देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहां पर कि दिल्ली में रिसेंटली भी आप देखोगे लगातार न्यूज में आ रहा है कि अक्टूबर के महीने में पिछले साल के मुकाबले इस बार और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, सीवियर कैटेगरी में चला गया है। तो यहां पर जो स्मॉग होता है नॉर्मल वो आपका हार्मफुल मिक्सचर होता है किसका? फॉग का, डस्ट का, एयर पोल्यूशन का। और आपको पता है विंटर के समय एयर आपका नीचे जमीन के लेवल पर होती है, मतलब कि थोड़ा सा लोअर लेवल पर होती है। इसकी वजह से क्या है कि यहां पर पोल्यूशन और इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सब की वजह से यहां पर क्या होता है कि सनलाइट के साथ मिक्स होकर, देखो ये सारी चीजें क्या होती हैं एक साथ मिक्स हो जाती हैं और फिर सनलाइट पड़ती है। तो सनलाइट की वजह से यहां पर क्या होता है ये साथ मिक्स होकर ग्राउंड लेवल ओजोन क्रिएट करता है। और याद रखिएगा जब हम ओजोन की बात करते हैं ये जो O3 होता है, तो जो अपर ट्रोपोस्फियर में जो आपको O3 है, जो ऊपर एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलता है ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फियर में, वो आपका अच्छा होता है हमारे लिए। स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन होता है वो अच्छा होता है क्योंकि वो यूवी रेस को रोकने में कामयाब होता है। लेकिन जो ओजोन हमारे ग्राउंड लेवल पर होता है जो कि इसकी वजह से फॉर्म होता है स्मॉग और इस सब की वजह से, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यही हो गया आपका स्मॉग। अब यहां पर जब हम बात करते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग की, तो यहां पर क्या होता है कि सनलाइट होना चाहिए। एक तो यहां पर आपके एग्जाम में आ सकता है कौन कौन सी चीजें आवश्यकता है, तो एक तो सनलाइट होना चाहिए, दूसरा आपका जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो आपका एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, फिर ये आपका मिक्स होगा वन ऑफ दी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। अब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गया, ठीक है, इस तरह के एसिड्स हो गए, इसी को हम कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सब जब मिक्स हो जाते हैं दोस्तों यही होता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग। और अक्सर आप देखते हो कि कई बार विंटर के समय लगता है कि हमें ये फॉग है, लेकिन वो फॉग नहीं होता, जो हम पास से हम देख नहीं पाते हैं कई बार दिल्ली वगैरह में स्पेशली, वो आपका स्मॉग होता है जो कि हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। और दूसरा आप देखो, पहला तो आपको समझ में आ गया, दूसरा आप कैसे करेक्ट है, क्योंकि यहां पर बोल रहा है कि स्मॉग मे लीड टू लो प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लाइक विटामिन डी इन द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियस सी बात है स्मॉग की वजह से क्या होगा, सनलाइट नहीं आ पाएगी धरती पर, मतलब कि जो प्रॉपर आपको सनलाइट मिलनी चाहिए जिसकी वजह से आपके बॉडी में विटामिन डी क्रिएट होता है, तो जब तक सनलाइट नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से तो विटामिन डी की भी कमी हो जाती है, ये भी एक हेल्थ इंपैक्ट होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को रिलेट करना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आई होप यहां पर चीजें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है इंडिया यूएई हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स के बारे में ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपने कभी सुना भी है इसके बारे में कि इंडिया और यूएई के बीच में किसी प्रकार का हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स है ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर दो स्टेटमेंट है, मैं अभी आपको बता दूंगा। यहां पर जो राइट आंसर होगा, देखिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाएंगे, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट टास्क फोर्स ये जो है ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपका बनाया गया था 2012 में। जी हाँ, 2012 में बनाया गया था। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं, यहां पर जब पीएम मोदी की सरकार आई उसके बाद से काफी एंगेजमेंट हुआ, इसकी वजह से हो सकता है कि 2015 सही हो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये 2012 में ही बना दिया गया था, ये याद रखना। अब इसका मेन मकसद क्या है, इसके नाम से ही आप देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मतलब जो इकोनॉमिक टाइज हैं उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, यूएई से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, किस तरह से हम और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये आपका हाई लेवल ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया गया ताकि दोनों देश और अच्छे से अपने जो टाइज हैं, इकोनॉमिक टाइज हैं स्पेशली, उसको और मजबूत कर सकें, गहरा कर सकें। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब देखो यहां पर आगे चलकर क्या होता है कि हमने 2017 में यूएई के साथ एक और एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मतलब कि ये जो पार्टनरशिप है उसको और ऊंचे लेवल तक ले जाएं, और इसके अंदर यहां पर इसी हाई लेवल टास्क फोर्स की बात कही गई थी 2017 में। तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि जो हमने साइन किया है एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएई के साथ हमने साइन किया है। यहां पर मैंने लिखा है यूएई इज द ओनली कंट्री विथ होम इंडिया हैज साइंड सीएसपी एग्रीमेंट। जी नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं, साउथ कोरिया, जापान, जिनके साथ हमने इस तरह के एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर रॉन्ग हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है पिनाका मार्क 1 मिसाइल के बारे में। रिसेंटली आपने सुना होगा कि जो पिनाका मिसाइल है उसका एनहांस्ड वर्जन यहां पर फिर से टेस्ट किया गया है उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चंडीपुर, ठीक है, जो कि आपका उड़ीसा कोस्ट पे है। तो यहां पर आपको बताना है इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखो यहां पर अब जो आंसर है दोस्तों, पहला वाला तो आपका करेक्ट होगा, दूसरा वाला यहां पर करेक्ट होगा, तीसरा वाला भी आपका करेक्ट होगा। तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। पहला क्या बोल रहा है कि ये जो मार्क 1 है आपका जो एनहेंस्ड वर्जन है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले भी बेसिक होगा आपका पिनाका मिसाइल, हम इसको लगातार क्या करें और ज्यादा एनहेंस करें। एनहेंस का मतलब क्या हुआ कि इसकी हो सकती है जो रेंज है वो और ज्यादा बेहतर करेंगे, इसकी जो कैपेबिलिटी है और बेटर करेंगे, जो पिन पॉइंट है, जो आपका एक्यूरेसी है उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि पिछला वाला जो वर्जन था उसमें 38 किलोमीटर की इसकी रेंज थी, लेकिन लेटेस्ट ये जो एनहेंस्ड वर्जन है इसमें हमने इसकी रेंज बढ़ाकर 45 किलोमीटर कर दी है, जो कि एक अच्छी बात है। पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि पिनाका मिसाइल को क्या कारगिल वॉर में यूज किया गया था? बिल्कुल किया गया था। आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या कारगिल वॉर में किया गया। इस तरह के कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन पूछता है जिसके आंसर शायद बहुत मुश्किल हो जाते हैं कई बार देना, यूपीएससी में स्पेशली। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही होगा कि बैटलफील्ड में इसका इस्तेमाल किया गया था। और तीसरा भी सही है, जो आपको पता है कि IRNSS जो हमने लॉन्च किया है अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम, इसकी मदद से यहां पर ये क्या है ट्रैवल करेगा और एक्यूरेसी यहां पर जहां पर भी टारगेट हिट करना है वो करने की कोशिश करेगा। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये बैरल्स होते हैं बेसिकली पिनाका मिसाइल्स के, और इसमें टोटल आपको 12 मिसाइल्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो यहां पर 6 हैं, यहां पर 6 हैं, तो टोटल मिलाकर ये 12 मिसाइल्स एक बैरल में आपका ये ट्रक में आपको देखने को मिलेगा। और काफी मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है टेली लॉ प्रोग्राम के बारे में। रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया था इससे रिलेटेड, तो कौन सा आंसर सही होगा यहां पर, लेट मी नो। इसका जो राइट आंसर है देखिए दोस्तों, यहां पर होगा आपका ऑप्शन 2 ओनली। जी हां, पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेली लॉ को लॉन्च तो किया गया था 2017 में, लेकिन क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया? नहीं किया गया। क्योंकि अब यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं टेली की बात कर रहा हूं। देखो टेली लॉ क्या होता है, यहां पर अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, सपोज आपके पास पैसे नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो बहुत कम दाम पर यहां पर आप चाहते हो कि आप किसी वकील से बात कर सको, आपकी कोई डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, तो आपको पता ही हमारे देश में लीगल सिस्टम कितना ज्यादा कमजोर है, आम आदमी को कुछ भी नहीं पता होता। तो गांव में रह रहा है इंसान, व्यक्ति, अब कितना वो बाहर आ पाएगा, शहर में आ पाएगा और किस तरह से कर पाएगा। इसके लिए अच्छा होगा कि गांव से ही यहां पर कॉमन सर्विसेज सेंटर के थ्रू, आपको पता है हर एक गांव में कोशिश की जा रही है और काफी जगह इसको ऑलरेडी बना भी दिया गया है, जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जैसे आधार कार्ड चाहिए, कई तरह के सर्टिफिकेट चाहिए, आप यहां पर जाकर ले सकते हो। तो इस सर्विस सेंटर पर जाकर आप किसी लीगल पर्सन से, एडवोकेट के साथ फेस टू फेस बातचीत कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू। तो इसी को कहा जाता है टेली लॉ, ठीक है। लेकिन इसको लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं किया गया है, इसको किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है विद द हेल्प ऑफ, ध्यान रखना ये कोलैबोरेट किया है हमने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कोलैबोरेट किया है, लेकिन लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के छोटे छोटे इंफॉर्मेशन। पहला वाला गलत है, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू यहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली जो अपडेट आया उसमें सरकार ने बताया है कि 30 अक्टूबर 2020 तक जो लीगल एडवाइस है वो 4 मिलियन बेनिफिशियरीज तक पहुंच चुकी है। 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है 10 मिलियन, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि 8 करंट क्वेश्चन पूछते हैं, 2 यहां पर
स्टैटिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो दो स्टैटिक क्वेश्चन है। पहला यहां पर स्टैटिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू इकोनॉमी। यहां पर अक्सर आप सुनते होंगे हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी। तो मेरा क्वेश्चन है कि लोग हार्ड करेंसी को ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। 3 स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड। इसका राइट आंसर देखिए ये होगा आपका ऑप्शन 1 और 2। पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत हो जाएगा। देखो हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी का अर्थ क्या है। हार्ड करेंसी मतलब डॉलर। डॉलर क्या है, एक तरह से हार्ड करेंसी है, मतलब उसकी वैल्यू है, ज़्यादा लोग उसको प्रेफर करते हैं। सॉफ्ट करेंसी जो कि कमज़ोर करेंसी होता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, शायद उसकी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको मैं जिम्बाब्वेन डॉलर दूंगा, जिम्बाब्वे का डॉलर, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है उसकी वैल्यू कभी भी खत्म हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, कुछ भी पता नहीं है उस देश का। वेनेजुएला का भी कुछ वैसा ही हाल है। लेकिन डॉलर में दूंगा तो डेफिनेटली वो सब एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो हार्ड करेंसी है। तो यहां पर बोला जाता है कि ये जो हार्ड करेंसीज होती हैं ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल होती हैं। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी, ठीक है, वो स्टेबल है, वहां पर आपको ये धोखा नहीं देगा कि आप डॉलर देकर जा रहे हो और ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो ये हार्ड करेंसी हो गया। दूसरा वाला क्या है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है, हार्ड करेंसी हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो 2 आपके स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। तीसरा गलत है, इसको ध्यान से पढ़ो। यहां पर मैंने लिखा है कि हाई फ्रीक्वेंसी इन द एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अब मैं कहूं आपसे कि यहां पर कभी जो डॉलर है अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ गई, फिर अचानक से डॉलर की वैल्यू घट गई, तो क्या उस केस में वो हार्ड करेंसी होगा? नहीं होगा। यहां पर जो फ्लक्चुएशन है वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी है यहां पर फ्लक्चुएशंस की, वो नहीं होनी चाहिए बेसिकली, इसीलिए उसको हार्ड करेंसी कहते हैं। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है हाई फ्रीक्वेंसी इन दी एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, मतलब उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती जा रही है, तो वो थोड़ी होगा हार्ड करेंसी, वो आपकी सॉफ्ट करेंसी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बहुत ही आपके बेसिक्स क्वेश्चन है, लेकिन आपको कई प्रकार के एग्जाम में अलग अलग ऑप्शंस के अंदर यह मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, आखिरी क्वेश्चन। यहां पर हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, आपको इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ, फिर दूसरा कौन सा हुआ, ये आपको अरेंज करके बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं, ये होगा आपका ऑप्शन ए 213। जी हां, सबसे पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, फिर आता है आपका ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और फिर तीसरा आता है आपका ट्रीटी ऑफ बसीन। मैं आपको बता दूं एक एक करके, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है ये बेसिकली साइन किया गया था 1765 में, और ये बेसिकली हुआ क्यों था, बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में लड़ा गया था। उसके बाद जाकर जो मुगल एम्परर शाह आलम II हैं और जो सन है लेट एम्परर आलमगीर II, और यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि शामिल थे यहाँ पर इस बैटल में, उन सबके साथ मिलकर ये फाइनली जाकर ये जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा फिर आता है आपका ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये कब हुआ? 1792 में। और ये क्यों हुआ? आफ्टर द एंड ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। आपको याद होगा इस वॉर में टीपू सुल्तान यहां पर शामिल हुए थे। इसके बाद ये वाला आपका श्रीरंगपट्टनम वाला ट्रीटी साइन किया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में, जहां पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे स्टैटिक पार्ट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट आता है आपका ट्रीटी ऑफ बसीन, और ये हुआ था 1802 में। और ये क्यों हुआ था? बेसिकली बिकॉज ऑफ जो मराठा वॉरियर्स हैं उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो यहां पर आप देख सकते हो बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव II आफ्टर द बैटल ऑफ पूना। अलग अलग यहां पर एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे, वो उसमें से ये एक आपका शामिल है, ये आपका ट्रीटी ऑफ बसीन। तो बहुत बड़ा है एंग्लो मैसूर वॉर, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कब कहां पर क्या क्या ट्रीटी हुई थी। इस तरह के डेफिनेटली क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का जो 9 नवंबर का एमसीक्यू था यहां पर इंटरेस्टिंग होगा, जानने को कुछ मिला होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। और अगर आप मुझसे इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन इंस्टाग्राम पर मैं लगातार कई सारे MCQs डालता रहता हूं, आप वहां पर भी जाकर प्ले कर सकते हो। सो मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।